डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट एवीएसटी विषय, इसके दो पेपर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर सेकंड, ये दोनों पेपर आपको मैं पढ़ाऊँगा। आज इनमें से जो हमारा दूसरा पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसकी प्रारंभिक जानकारी कि बिजनेस क्या है, स्टैटिस्टिक्स का अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इसे किस रूप में परिभाषित किया, समांक क्या है और समांक और सांख्यिकी इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम सब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। अपने स्कूल के अंतर्गत हम बिजनेस और स्टैटिस्टिक्स की प्रारंभिक जानकारी कर चुके हैं, इसलिए आप सबको पता होगा बिजनेस का मतलब क्या है और स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। ए लेमैन के रूप में यदि हम परिभाषित करना चाहें तो बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस ऐसी गतिविधि यानी क्रय और विक्रय की गतिविधि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाए, उसे हम बिजनेस कहेंगे। आप कभी खा सकते हैं कि भाई लाभ तो नहीं होता, कई बार हानि हो गई, लेकिन हमारा उद्देश्य हानि अर्जित करना नहीं है, हमारा उद्देश्य दीर्घकाल में लाभ प्राप्त करना है। उस उद्देश्य के लिए हम बिजनेस करते हैं, खरीदने और बेचने का काम करते हैं। हम बाज़ार में जाते हैं, हम कई बार दुकान वालों को कहते हैं ये बिजनेस कर रहा है, तो हम वहाँ क्या देखते हैं, वो खरीदने और बेचने का काम कर रहा है। हमको प्रत्यक्ष रूप से बेचने का काम नज़र आता है कि वो कुछ ग्राहकों को माल बेच रहा है, लेकिन बिना खरीदे माल बेचना संभव नहीं है। इसलिए दो प्रारंभिक गतिविधियाँ होनी आवश्यक है बिजनेस के लिए, एक क्रय और विक्रय, और दूसरा उसके साथ में लाभ का उद्देश्य जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ये भी जुड़ा होना चाहिए, वो नियमित गतिविधि होनी चाहिए, लंबे समय तक संचालित होनी चाहिए। यानी कि अब एक दिन के लिए हमने खरीदने और बेचने का काम किया, हम नहीं कर सकते हम व्यापार कर रहे हैं। जैसे मैं अपने मकान को बेच देता हूँ, मैंने मकान ख़रीदा, बाद मुझे पसंद नहीं आया, मैंने मकान बेच दिया। तो यहाँ क्रय और विक्रय दोनों सम्मिलित है। मैंने मकान ख़रीदा, बाद में मकान को बेच दिया, लेकिन इसे व्यापार नहीं कहेंगे, इसे बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा नियमित काम नहीं है। यदि यही काम एक बिल्डर करता कि मकान ख़रीदता, मकान बनाता, मकान को बेच देता, तो हम कहते हैं कि वह बिल्डर व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या क्या ज़रूरत है हमारे लिए? एक क्रय की गतिविधि होनी चाहिए, एक विक्रय की गतिविधि होनी चाहिए, लाभ का उद्देश्य होना चाहिए, उसमें नियमितता और निरंतरता होनी चाहिए, लंबे समय के लिए वो कार्य होना चाहिए, तो हम कहते हैं वह बिजनेस है। दूसरा शब्द स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब है ऐसा कोई विषय जो संख्याओं से संबंध रखता है, वह सांख्यिकी कहलाता है। संख्याओं का मतलब क्या है? आप कह सकते हो जैसे आपके अंक आए अकाउंटेंसी में 100 नंबर, तो हम कहते हैं संख्या है, तो हम कह सकते हैं सांख्यिकी भी है। अब हम जब थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि सभी संख्याएं सांख्यिकी नहीं होती हैं, उनमें कुछ विशेषता होने पर वो सांख्यिकी कहलाएंगे। यहाँ पर आप इतना समझिएगा कि सांख्यिकी ऐसा विषय जिसमें समांकों का या संख्यात्मक सूचनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो अंग्रेजी का शब्द है, ये 3 अर्थों में प्रयोग होता है। एक समांक आंकड़े, ये डेटा, दूसरा सांख्यिकी प्रतिदर्श, जैसे भारत में जन्म और मृत्यु दर के आंकड़े हैं, ये सांख्यिकी से संबंध रखते हैं। आपके क्लास 12th के अंतर्गत विभिन्न विषयों में जो अंक आए, अंक जो आपने प्राप्त किए,
वह अंक सांख्यिकी हैं। सामान्य सांख्यिकी का उपयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक बहुवचन के रूप में और दूसरा एक वचन के रूप में। बहुवचन के रूप में जब सांख्यिकी का उपयोग करते हैं तो हम कहते हैं सांख्यिकी का मतलब सांख्यिकी आंकड़े या समंकों से है। जैसे हमारे एग्रीकल्चर डेटा से हो सकते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ चावल का, गेहूँ का, कपास का, विभिन्न जो हमारे प्राइस इन्फ्लेशन के संबंध में, प्रोडक्ट से संबंधित सूचनाएँ हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित सूचनाएँ हैं, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित सूचनाएँ हैं, इनको यदि संख्याओं में व्यक्त किया गया है तो हम कहते हैं ये सांख्यिकी है। आपका पारिवारिक आय क्या है, ये सांख्यिकी है। आपके पारिवारिक खर्चे क्या हैं, ये भी सांख्यिकी है। यानी सांख्यिकी का जब बहुवचन के रूप में अर्थ समझते हैं तो केवल संख्यात्मक सूचनाओं से अर्थ लिया जाता है। एक वचन के रूप में जो जिन विद्वानों ने सांख्यिकी को परिभाषित किया उनमें वेबस्टर हैं, यूल और कैंडाल हैं, बाउले हैं, कॉलिस एंड रॉबर्ट्स हैं, सिल्वर हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा दी है हॉरेस सेक्राइस्ट ने। उन्होंने ये कहा कि समंकों से हमारा अभिप्राय तथ्यों के ऐसे समूह से है जो पर्याप्त सीमा तक विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। इन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है तथा जिनकी गणना या अनुमान परिशुद्धता के यथोचित स्तर तक की जाती है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमानुसार संग्रहित किया जाता है और जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे से संबंधित किया जाता है, वे सांख्यिकी कहलाएंगे। यानी उन्होंने बड़ी विस्तृत परिभाषा दी है और इस परिभाषा के अनुसार सांख्यिकी में जो समंक हैं जिनको हम सांख्यिकी कहते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। यदि उस समंक में ये सब विशेषताएं मिलती हैं तो हम कहते हैं कि वह सांख्यिकी है, और ये विशेषताएं नहीं मिलती तो सांख्यिकी नहीं है। इसलिए अनेक बार परीक्षा में एक प्रश्न आता है हमारा कि सभी समंक सांख्यिकी नहीं है, सिद्ध कीजिए। तो आप जब ये सिद्ध करना हो तो समंकों की जो विशेषताएं हम अब पढ़ने वाले हैं, यदि वह किसी संख्यात्मक सूचना में मिलती है तो आप कहेंगे वह समंक है, और वह विशेषताएं नहीं है तो संख्यात्मक सूचना वह सांख्यिकी नहीं है। यानी हमारी सूचनाएं दो प्रकार की होंगी। एक ऐसी सूचनाएं जिनको हम संख्या के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके अंकों का उदाहरण दिया, परिवार के खर्चों का उदाहरण दिया, प्रोडक्शन का उदाहरण दिया, बेरोजगारी के समंकों का उदाहरण दिया, रोजगार से संबंधित सूचनाएं हो किसे प्राप्त समंकों का उदाहरण दिया। ये सब संख्यात्मक सूचनाएं हैं। जैसे आपकी ऊंचाई है, आपकी जेब खर्च है, ये भी सांख्यिकी सूचना है, संख्यात्मक सूचना है। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होंगी जो संख्यात्मक सूचना नहीं है। जैसे ईमानदारी, वह व्यक्ति ईमानदार है, वह व्यक्ति धनवान है। अब किसी की आय 1 लाख रुपये हो सकती है, 1 लाख रुपये आय ये संख्यात्मक सूचना है। लेकिन हम कहें वह व्यक्ति धनवान है तो ये धनवान ये संख्यात्मक सूचना होते हुए भी यह सूचना ऐसी है जिसको संख्या के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो किसी समंक में होती हैं तो वह समंक हमारा सांख्यिकी बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है कि सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। यानी अकेला कोई भी समंक यह सांख्यिकी नहीं हो सकता। जैसे आप क्लास में 60 विद्यार्थी हो, 60 में मैंने रोल नंबर 1 को खड़ा किया, पूछा तुम्हारे अंक कितने हैं, उसने बताया मेरे अकाउंटेंसी में 100 नंबर आए हैं, 100 में से 100। ये अकेली सूचना है। लेकिन मैं क्लास में 60 विद्यार्थियों के अंक पूछे, अब 60 विद्यार्थियों की सूचना मिलकर वह
तथ्यों का समूह बन गया, 60 व्यक्तियों का समूह बन गया। ये समूह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 60 का माने। मैंने 5 विद्यार्थियों से पूछा तो 5 विद्यार्थियों का समूह भी ये समूह कहलाएगा। यह सूचनाएं यदि समूह के रूप में हैं तो हम कह सकते हैं वह सांख्यिकी है। और दूसरी, जैसे बार बार मैं दोहरा हूँ कि वह उसकी संख्यात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यानी कोई सूचना यदि संख्या के रूप में अभिव्यक्त नहीं की जा सकती है, जैसे वह व्यक्ति ईमानदार है, धनवान है, व्यक्ति सुंदर है, तो ये सूचनाएं संख्या के रूप में नहीं बताई जाती। इसलिए इन गुणों को प्रकट करने वाली सूचना ये सांख्यिकी नहीं हो सकती, न समांक हो सकता है। तीसरा जो विशेषता है समांक की, वह पर्याप्त व अनेक कारणों से प्रभावित होनी चाहिए। यानी जो हमारी संख्यात्मक सूचना है वह अनेक कारणों से प्रभावित होती है। जैसे आपके परीक्षा में प्राप्त अंक, ये अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं कि आपकी क्लास में पढ़ाई कैसी हुई है, क्लास में आपका टीचर का जो प्रेजेंटेशन था वह कैसा रहा है, उसने कितना होम असाइनमेंट आपको दिया है, कितने प्रैक्टिस आपको करवाई है, परीक्षा में किस समय आपकी तबीयत कैसी रही है, पेपर आपके अनुकूल आया है या नहीं आया है। यह सब बातें आपके रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी सूचना जो अनेक कारणों से प्रभावित होती हैं, जैसे उत्पादन है, उत्पादन वर्षा से प्रभावित होगा, टेम्परेचर से प्रभावित होगा, आपके बीज की क्वालिटी से प्रभावित होगा। तो अनेक कारण हैं जिनके कारण से आपकी फसल का उत्पादन ये प्रभावित होता है। तो इनसे संबंधित सूचना वह समांक सांख्यिकी कहलाएगी। ये विशेषता समांक में होनी चाहिए। और एक और विशेषता है कि समांक का अनुमान लगाना या उसकी गणना करना संभव होना चाहिए। यदि किसी सूचना का न तो हम अनुमान लगा सकते हैं न गणना कर सकते हैं तो वह सूचना केवल समांक कहलाएगी, सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। समांक की एक और विशेषता है कि वह पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुसार एकत्रित होना चाहिए। यदि किसी समांक का कोई उद्देश्य नहीं एकत्रित करने का तो उसका उपयोग नहीं है। जैसे मैंने आपसे एक विद्यार्थी पूछा नंबर कितना है, दूसरे विद्यार्थी पूछा तो तेरे जेब खर्च क्या है, तीसरे से पूछा कि आज वर्षा कितनी हुई। तो इन सब सूचनाओं का संख्यात्मक सूचना तो है ये, लेकिन ये किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा नहीं करती। यदि मेरा उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों की इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना है हमको, तो मैं उनके अंक पूछूंगा तो तुम्हारे पिछले क्लास में कितने मार्क्स आए। तो वह हमारा निर्धारित उद्देश्य यदि है, उस उद्देश्य को लेकर यदि सूचना एकत्रित की गई है तो वह समांक सांख्यिकी कहलाएगा। और ये एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि समांक परस्पर तुलना योग्य होना चाहिए। यानी जो समांक हमने एकत्रित किए हैं उनकी आपस में तुलना की जानी चाहिए। जैसे आप गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू में पढ़ते हैं, इससे पहले विभिन्न विद्यालयों से पढ़ के आए होंगे। कोई गवर्नमेंट स्कूल चौमू से पढ़ के आया होगा, कोई गवर्नमेंट स्कूल गोविंदगढ़ से पढ़ के आया होगा, कोई कालाडर से पढ़ के आया होगा। तो हम इन विभिन्न स्कूलों से जो विद्यार्थी पढ़ के आए उनके प्राप्त अंकों की आपस में तुलना कर सकें। ये तुलना यदि संभव है तो हम कहेंगे कि वह समांक, वह सांख्यिक सूचना, ये सांख्यिकी कहलाएगी। और ये तुलना नहीं कर सकते हैं तो वह समांक केवल संख्यात्मक सूचना रह जाएगी, सांख्यिकी नहीं होगी। तो ये सब विशेषताएं जो मैंने अभी बताई यदि किसी संख्यात्मक सूचना में उपस्थित हैं तो हम वह संख्यात्मक सूचनाएं आपकी सांख्यिकी श्रेणी में आएंगी, और यदि नहीं हैं तो वह संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं कहलाएंगी। अब जो सांख्यिकी का दूसरा अर्थ था ये तो बहुवचन के रूप में था। बहुवचन रूप में संख्यात्मक सूचनाएं। जब हम एक वचन रूप में सांख्यिकी का उपयोग करते हैं या उसको परिभाषित करते हैं तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विधियाँ। सांख्यिकी विधियों का मतलब कि जो संख्यात्मक सूचनाएं हैं उनका विश्लेषण करें, उनका निर्वचन करें
उनका विश्लेषण और निर्वचन करने के लिए जिन जिन विधियों का प्रयोग होता है वह सब विधियाँ सांख्यिकी कहलाती हैं। जैसे मीन मोड मीडियन आपके डिस्पर्सन स्क्यूनेस है, ये सब जो विधियां हैं ये विधियां ही सांख्यिकी कहलाती हैं। यानी समंकों के संकलन से लेकर उनके प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन, इन कार्यों में जिन जिन विधियों का प्रयोग होता है वह सब विधियां सांख्यिकी के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, उनको सांख्यिकी कहते हैं। समंकों का संकलन कैसे किया जाए, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे हो, उनका विश्लेषण कैसे हो और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष कैसे निकालें, तो ये सब काम जब हम जिन जिन विधियों का प्रयोग करेंगे वह सब विधियां सांख्यिकी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। यानी सांख्यिकी का जब एक वचन के रूप में हम अर्थ समझते हैं तो उन सब विधियों से, सांख्यिकी विधियों से उनका अर्थ लिया जाता है। अब आज हमने सांख्यिकी का अर्थ समझा है, एक वचन रूप में, बहुवचन रूप में, समंक की विशेषताएं। परीक्षा में सामान्यतः एक प्रश्न इसमें से हमको जरूर मिलता है, वो अर्थ, महत्व और उद्देश्य को लेकर हो सकता है, या दूसरा जो कोटेशन मैंने बताया कि सभी समंक संख्यात्मक सूचनाएँ हैं लेकिन सांख्यिकी नहीं, सिद्ध कीजिए। तो आपको समंकों की विशेषताएं बतानी है कि वह विशेषताएं हैं तो वह समंक सांख्यिकी कहलाएगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।